आज हम उपभोक्ता की बचत के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले एक दो व्याख्यानों में जब ये महत्व की बात की गई थी उपयोगिता राष्ट्र नियम की, तो कहा गया था कि यह समसीमांत उपयोगिता नियम का, उपभोक्ता की बचत का और मांग के नियम का है। समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में हमने पिछले दिनों पढ़ा, जिसकी दो व्याख्याएं थी, एक तो परंपरागत व्याख्या और दूसरी आधुनिक व्याख्या। परंपरागत व्याख्या तो यह कहती थी कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होगा जहां विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं जिनका उपयोग कर रहा है वो एक दूसरे से बराबर होंगी, अर्थात वह विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं को एक दूसरे से बराबर करके अपने कुल संतुष्टि के स्तर को अधिकतम कर सकता है। आधुनिक व्याख्या में थोड़ा सा सुधार किया गया और ये कहा गया था कि एक विभाज्य वस्तु और अविभाज्य वस्तु की सीमांत उपयोगिताओं को कैसे बराबर किया जाएगा, जिसे अपन विभाजनशीलता की समस्या भी कह सकते हैं। तो आधुनिक व्याख्या में यह सुधार किया गया था कि हर सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने की बात की गई थी कि उपभोक्ता जब संतुलन होगा जब विभिन्न वस्तुओं की जो उपयोग में ले रहा है उनकी भारित सीमांत उपयोगिताओं को एक दूसरे से बराबर कर रहा होगा। ये मैंने ब्रीफ में आपको थोड़ी जानकारी मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले टर्न पर आपको दी थी। जहाँ तक समसीमांत उपयोगिता नियम की मान्यताओं का सवाल है, कमियों का सवाल है, आलोचनाओं का सवाल है, लगभग ये सब वही हैं जो कि सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम की है। इसलिए उनको दोबारा से रिपीट करना, एक प्रकार से पुनरावृत्ति करना होगा, जो कि बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों को पहले ही समझ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे उपभोक्ता की बचत के बारे में। उपभोक्ता की बचत एक दैनिक जीवन में अपने देखते हैं कि कई सारी स्थितियां ऐसी होती हैं, यदि वो नहीं हो तो हमारी जो संतुष्टि का स्तर है वो वर्तमान संतुष्टि के स्तर की तुलना में कम हो जाएगा। हम ये भी देखते हैं कि जो धनिक राज्य हैं या धनिक राष्ट्र हैं, उनके जो नागरिक हैं वो अपेक्षाकृत रूप से दूसरे ऐसे राज्य या ऐसे राष्ट्र जिनके नागरिकों की आय अपेक्षाकृत कम है, उनकी तुलना में अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं और उच्च जीवन स्तर को लेते हैं। इन सब पृष्ठभूमि में जो शब्द निकल करके आता है उसे उपभोक्ता की बचत के नाम से संबोधित किया गया है। सबसे पहले अपन उपभोक्ता की बचत की बात करें तो अपने को क्लियर होना चाहिए कि यह भी गणना के दृष्टिकोण पर ही आधारित है। विश्लेषण जो अपन अध्ययन कर रहे हैं वो काय पर है, गणना और दृष्टिकोण पर आधारित है। और गणना और दृष्टिकोण की जो भी मान्यताएं थी उनको इसमें एज इट इज मान लिया गया है, जैसे कि किसी वस्तु अथवा सेवा से मिलने वाली उपयोगिता को मापनीय मान लिया गया है। नंबर 2, द्रव्य की सीमांत उपयोगिता को स्थिर मान लिया गया है। और यह भी माना गया है कि व्यक्ति अपनी कुल संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है,
इत्यादि इत्यादि। इन सब के आधार पर हम सबसे पहले तो ये बात कहें कि उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा जो दी गई है वह यह है कि किसी वस्तु अथवा सेवा के उपयोग से वंचित रहने की स्थिति में हम जो कुछ देने को तैयार होते हैं और जो वास्तव में हम देते हैं, इन दोनों का अंतर ही संतुष्टि की बचत का आर्थिक मापक है, जिसे उपभोक्ता की बचत कहा जा सकता है। अर्थात सरल शब्दों में हमें उपभोक्ता के रूप में विचार करें और किसी वस्तु विशेष जो हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए हम जो कुछ देने को तैयार हो जाते हैं और जो वास्तव में हम देते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका आर्थिक माप यदि अपन करें तो उसे क्या कहेंगे, अपन उपभोक्ता की बचत कहेंगे। इसीलिए कहा गया किसी वस्तु अथवा सेवा के उपयोग से वंचित रहने की स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए जो कुछ देना चाहता है और वो जो देता है, वास्तव में इन दोनों का जो आर्थिक अंतर का आर्थिक माप निकाला जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, उपभोक्ता की बचत कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उपभोक्ता के रूप में कल्पना करें कि हमें एक वस्तु की विशेष रूप से आवश्यकता है और वस्तु हमारे पास में नहीं है, तो हम ये कल्पना कर लें या करते हैं या करें कि उस वस्तु को यदि मिल जाए हमें तो उसके लिए हम 50 रुपये देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। अर्थात उस वस्तु के प्राप्त करने के लिए यदि वो हमारे पास नहीं है तो 50 रुपये देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और वो वस्तु वास्तव में हमको 30 रुपये मिल जाती है, वो वस्तु वास्तव में हमें 30 रुपये में मिल जाती है, तो हमें एक प्रकार से अतिरिक्त संतुष्टि का भाव हमारे मन में आता है और इसका डिफरेंस नापें तो पता लगेगा कि जहां अनुमानित संतुष्टि के आधार पर हम किसी वस्तु के लिए 50 रुपये देने को तैयार थे और वास्तव में हमें 30 रुपये में वह वस्तु मिल जाती है, तो जो अंतर है वो कितना है, 20 रुपये प्रति इकाई का। तो इसे हम क्या कहेंगे, उपभोक्ता की बचत कहेंगे। तो उपभोक्ता की बचत को और अपन ये कह सकते हैं कि उपयोग मूल्य माइनस विनिमय मूल्य के अंतर के आधार पर भी हम उपभोक्ता की बचत का मापन कर सकते हैं। उपयोग मूल्य माइनस विनिमय मूल्य, मान लीजिए उपयोग मूल्य तो वह रहता है जो कि अनुमानित संतुष्टि पर आधारित होता है। जब वस्तु हमारे पास नहीं है, हमें उससे कितने हमारी संतुष्टि मिल सकती है या मिलेगी, उसको कल्पना में रखते हुए हम उसके लिए कोई मनीमन कीमत को तैयार कर लेते हैं, वो तो होता है उपयोग मूल्य। और विनिमय मूल्य वो होता है जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम वास्तव में चुकाते हैं। तो उपयोग मूल्य माइनस विनिमय मूल्य इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। तो उपभोक्ता की बचत की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन यह भी हो सकती है कि उपयोग मूल्य माइनस विनिमय मूल्य इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल ने संपूर्ण बाजार के बारे में भी उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयास किया और उन्होंने पृथक पृथक जो उपभोक्ता हैं उनके सेगमेंट को लेते हुए उनकी अनुमानित संतुष्टि और दी जाने वाली कीमत का डिफरेंस लेते हुए भी बाजार के लिए उपभोक्ता की बचत को मापने का प्रयास किया। अब सवाल यह होता है कि उपभोक्ता की बचत क्यों प्राप्त होती है, व्हाई डज
कंज्यूमर सरप्लस एराइज, उपभोक्ता की बचत के उदय होने के कौन कौन से कारण हैं? उपभोक्ता की बचत के उत्पन्न होने के सबसे बड़े कारणों में तो ये है कि हम किसी वस्तु अथवा सेवा जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं उसको परचेज करने की स्थिति में होते हैं। नंबर 2, हमारे पास इतनी मुद्रा आय है कि हम उस वस्तु की वांछित इकाइयां खरीद सकते हैं। मिलने वाली उपयोगिता को गणनावाचक दृष्टिकोण के ऊपर आधारित होकर मार सकते हैं और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हमने स्थिर मान लिया है, ये मानते हुए कि जब हमने गणनावाचक दृष्टिकोण का सहारा लिया तो उसके लिए हमने इस्तेमाल किया जिसको मौद्रिक मानदंड के रूप में मुद्रा को। आलोचकों ने यह कहा कि मुद्रा की पैमाना भी अपने आप में स्थिर है, कभी घटता रहता है कभी बढ़ता रहता है। तो इसका जवाब मार्शल ने यह दिया कि हम किसी वस्तु के ऊपर जो व्यय करते हैं वो हमारे कुल बजट का छोटा पार्ट होता है, इसलिए उसमें यदि कोई उतार चढ़ाव भी आता है तो नगण्य सही होता है। तो उन्होंने इसकी उपेक्षा की और इस आधार पर उन्होंने गणित दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो उपभोक्ता की बचत क्यों उत्पन्न होती है? एक तो ये उपयोगिता राशि नियम का लागू होना, दूसरा ये कि बाजार में वस्तु का समय विशेष पर एक ही मूल्य प्रचलन में होना, और नंबर 3 वस्तु की कीमत का निर्धारण सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर निश्चित होना। उपभोक्ता की बचत के उदित होने के कारणों में नंबर 1 है सीमांत उपयोगिता राशि नियम का लागू होना। नंबर 2, बाजार में समय विशेष पर वस्तु का मूल्य वस्तु का मूल्य सीमांत इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर निर्धारित होना। अब आप सोचिए कि अपन कल्पना करें कि समय विशेष पर उपभोक्ता किसी वस्तु की 10 इकाइयों का इस्तेमाल करना चाहता है और हमें मान के चलते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता राशि नियम लागू होता है। तो यदि हम प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता को देखें और उनका टोटल करें, आकलन करें, तो हम कल्पना करें कि मान लीजिए पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता 50 के बराबर, दूसरी की 40 के बराबर, तीसरी की 30 के बराबर, चौथी की 10 के बराबर, पांचवी की 0 के बराबर। ये तो हुई हमारी सीमांत उपयोगिता। और यदि हम विनिमय मूल्य की बात करें तो विनिमय मूल्य सब जगह एक ही रहेगा। पहली इकाई के लिए भी वो 10 रुपये रहेगा, दूसरी के लिए भी 10 रुपये, तीसरे के लिए भी 10 रुपये, चौथे के लिए भी 10 रुपये और पांचवें के लिए भी 10 रुपये। पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता 50, दूसरी की 40, तीसरी की 30, चौथी की 20 और पांचवी की 10। ये कल्पना हमने की। तो यहां हम देखते हैं कि जो पांचवी इकाई है वो पांचवी इकाई वह है जिसको हम क्या कहते हैं, सीमांत इकाई कहते हैं। और सीमांत इकाई की जो सीमांत उपयोगिता है या जो उपयोग मूल्य है वो विनिमय मूल्य के बिल्कुल बराबर है। अर्थात पांचवी इकाई से जो हमें उपयोगिता मिल रही है वो 10 के बराबर मिल रही है और उसको परचेज करने के लिए जो कीमत हम चुका रहे हैं, जो उसको विनिमय मूल्य कह रहे हैं, वो भी 10 रुपये के बराबर है। तो उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर है। कहाँ पर? पांचवी इकाई पर। जब ये बराबर है तो वहां पर अब फॉर्मूला देखिए क्या है, उपयोग मूल्य माइनस विनिमय मूल्य, 10 - 10 = 0। इसका मतलब इस इकाई पर किसी प्रकार की उपयोगिता उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होगी। परंतु जो ये इकाई मतलब सीमांत इकाई, या हमारे उदाहरण में 5वीं इकाई कौन सी है? सीमांत इकाई।
इससे पहले की जो इकाइयां हैं वो इकाइयां कौन सी कहलाई जाएगी? हमारी अधिसीमांत इकाई। अधिसीमांत इकाई। तो 1 से लेकर 4 तक कौन सी इकाई मिलेगी हमको? अधिसीमांत। और अधिसीमांत इकाइयों पर ही उपभोक्ता की बचत मिलती है, सीमांत इकाई पर किसी प्रकार की बचत नहीं मिलती। तो यदि आप टोटल करें तो 5 इकाइयों का विनिमय मूल्य तो हो गया 50, और यदि आप उपयोग मूल्य का टोटल करें तो 50, 40, 90, 90 और 30 120, और 20 से 40, 150। तो 150 तो हो गया हमारा उपयोग मूल्य, विनिमय मूल्य 50, तो उपभोक्ता की बचत कितनी मिली? 50 इकाइयों के बराबर। तो उपयोग मूल्य माइनस इक्वल टू उपभोक्ता की बचत। तो मैं समझता हूँ आज आपको उपभोक्ता की बचत के बारे में यह कंसेप्ट बड़ी प्रकार समझ में आ जाना चाहिए कि पहली बात तो उपभोक्ता की बचत किसे कहते हैं, यह क्यों उत्पन्न होती है, और उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। थैंक यू।